हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए उत्कर्ष सिंह और मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, सीए फाइनल ऑडिट के चैप्टर ड्यू डिलिजेंसी एंड फॉरेंसिक ऑडिट के साथ। एग्जाम काफी नजदीक है और बच्चों में इस समय काफी टेंशन का माहौल है। काफी टेंस्ड हो रहे हैं कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे टेंस्ड हो रहे हैं कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सर बोथ ग्रुप दें या सिंगल ग्रुप दें। देखिए, इस समय टेंशन होना नॉर्मल है। अगर आप लोग को टेंशन नहीं हो रही है तो वो एबनॉर्मल हो गया है। सर इस समय टेंशन होना नॉर्मल है और अगर आपको टेंशन नहीं हो रही है तो एबनॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन इस समय इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? सर काफी टेंशन होती है तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। अरे सर मेरे एग्जाम आ रहे हैं और आप कह रहे हैं एंजॉय कीजिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपको किसी एक रूम में बंद कर दिया गया। सुबह आपके पापा आके आपको मार रहे हैं, दोपहर में आपकी मम्मी आपको दो चांटे लगा देती है, शाम को आपके बड़ा भाई आके आपके दो चांटे लगा देते हैं और ये डेली चल रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा ये सोचेंगे या तो घर से भाग जाएं या हम सुसाइड कर लें या फिर मतलब इस दुनिया से चले जाएं। ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ इस समय होता है जब एग्जाम काफी नजदीक आ चुके होते हैं। क्या होता है कि कोर्स ना कंप्लीट होने की टेंशन, सुबह उठ के पढ़ने की टेंशन, शाम को लेट तक पढ़ने की टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। और इस वजह से हमारा दिमाग क्या करने लगता है? बौखला जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। यार अब मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा चिल कीजिए। 1 घंटा दिन में जरूर निकालिए। उसमें या तो अपने दोस्तों के साथ बातें कीजिए या थोड़ी पढ़ाई कीजिए, दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई कीजिए या फिर थोड़ा बाहर घूमने जाइए और स्टैंड अप देखिए। अपने आप को थोड़ा चिल रखिए, एंजॉय से पढ़िए। तभी क्या होगा, इसको भी थोड़ा एंजॉय मिलेगा, दिमाग को भी एंजॉय मिलेगा और ये अच्छे से वर्किंग करेगा, जिससे आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है सर। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी ये चीज फेस की थी। काफी दिक्कत होती थी, रिवीजन नहीं हो रहा होता था तो टेंशन होना, ये सब होना। बट जब मैंने अपने माइंड को कूल रखा, इसको थोड़ा एंजॉय दिया, दिन में 1 घंटा मैंने इसके लिए किया कि बस इसको अच्छा लगना चाहिए, तो फिर मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो थोड़ा इसको चिल रखिए। लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस समय कोई नए शौक मत पालिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जैसी एग्जाम आते हैं वैसी कुछ बच्चों के शौक आ जाते हैं। योगा करूंगा सर सुबह उठ के तो ये माइंड बहुत शांत रहेगा। ये कुछ नहीं होने वाला। वो काम कीजिए जो आपको पसंद है, जिससे आपको मजा आने वाला है, क्योंकि वही काम से आपके माइंड को अच्छा लगेगा। चलिए, अब आज का ज्ञान पूरा होता है और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक ड्यू डिलिजेंसी एंड फॉरेंसिक ऑडिट पर। सर ये टॉपिक क्यों लिया इस बार आपने? ये इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा है रिसेंट अटेम्प्ट्स में इनमें से कोई ड्यू डिलिजेंसी या फॉरेंसिक ऑडिट में से कोई एक चैप्टर अल्टरनेटिव आ ही रहा है। कभी ड्यू डिलिजेंसी आता है, कभी फॉरेंसिक ऑडिट आता है। तो मैंने आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चंस को कीवर्ड्स बना के, थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स में बना के, थोड़ा आसान करा के रटाने का पूरा हमने इंतजाम कर लिया है। तो चलिए आज इस चैप्टर को रट के खत्म करते हैं। ड्यू डिलिजेंसी एंड फॉरेंसिक ऑडिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यू डिलिजेंसी के क्वेश्चंस एंड देन फॉरेंसिक ऑडिट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, मैंने क्या बोला था, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। पिछली वीडियो मैंने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में बनाई थी। उस वीडियो की मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं, उसको भी रट सकते हैं अच्छे से। और इस वीडियो में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसा मुझे आंसर फ्रेम करना है, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। अब सर क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सर हमें याद नहीं रहता ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, क्या है, कैसे लिखूं, कौन सा आंसर लिखूं। इसीलिए मैंने क्या किया है, सभी क्वेश्चंस में वो कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं जिनको देख के आपको ये पता चलेगा कि सर कौन सा क्वेश्चन है और इसमें क्या आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्जाम्पल एंड हेडिंग ऑफ ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट। एक और ऐसी क्वेश्चन बना है इसमें, क्या बना है सर? कंटेंट्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन में भी क्या कीवर्ड है? कंटेंट्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट। यानी कि सर इस क्वेश्चन में मेरा कीवर्ड क्या हुआ? कंटेंट्स ऑफ द ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट। यानी कि जहां पर भी ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट का कंटेंट पूछा जाएगा तो हम ये आंसर फ्रेम करने वाले हैं। अरे सर 12 पॉइंट कैसे याद होंगे? दिक्कत तो है, याद कैसे होंगे? क्योंकि यही 12 पॉइंट जब आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स आएंगे। तो कोई टेंशन मत लीजिए, ये 12 पॉइंट अब मैं रटाऊंगा आपको। टॉपिक क्या है?
कंटेंट्स ऑफ ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट। अब देखिए, घर में, सभी के घर में, सभी की फैमिलीज में एक चीज होती होगी, क्या? कंटेंट सबसे ज्यादा किसके पास होता है? यानी कि जब किसी की बुराइयां सुनना हो, जब किसी के बारे में पता करना हो, तो हम लोग किसको फोन मिलाते हैं? चलो बुआ से पूछते हैं किसके घर में क्या हो रहा है। यानी कि कंटेंट सबसे ज्यादा किसके पास होता है? बुआ के पास, यानी कि बुआ। तो सर हमने क्या किया, जैसे ही हम सीए बने, हमने बुआ को फोन मिलाया, हमने बुआ से मांगी उनकी नेटवर्थ। क्या मांगी? नेटवर्थ। यानी बुआ से मांगी नेटवर्थ। तो उन्होंने कहा अरे मेरे पास तो फेयर मार्केट वैल्यू ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है तो आप मुझे दे दीजिए ओटीपी। तो ये देखिए, ये आपके कीवर्ड्स हो गए। क्या? बुआ से मांगी नेटवर्थ। उन्होंने कहा मेरे पास एफएमबी नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ओटीपी दे दो, मैं एफएमबी निकाल लूंगा। यानी कि ये आपका कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंसी के वर्ड्स हो गए। बस ये कीवर्ड्स आपको अगर याद हो गए, ये आपने रट लिए, तो उसके बाद पूरा आंसर मैं फ्रेम करा दूंगा आपको। तो कंटेंट से क्या याद आना चाहिए कि कंटेंट सबसे ज्यादा किसके पास होता है? बुआ के पास याद होता है। और बुआ से हमें क्या याद आएगा कि बुआ से हमने मांगी नेटवर्थ, उन्होंने कहा अरे मेरे पास तो एफएमबी नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ओटीपी दे दो, हम एफएमबी निकाल लेंगे। तो बी से ओ ए बुआ, से एसईआई, नेटवर्थ का एनडब्ल्यू, एफएमबी का एफएमबी और ओटीपी का ओटीपी। अब सर याद कैसे रखेंगे? बी से क्या आएगा सर? बी से आएगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। देखिए ब्रीफ, बी से क्या आया? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का इतिहास के बारे में पूरा हम जान लेंगे। ठीक है। ओ से क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंसी। क्या ऑब्जेक्टिव है ड्यू डिलिजेंसी का? ओके। ए से क्या आएगा? असेसमेंट। अब देखिए ए से असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद ए को हम एफएमबी से जोड़ देंगे और ओटीपी से जोड़ देंगे। कैसे सर? असेसमेंट किस चीज का? असेसमेंट किस चीज का? एफ फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज का। देन असेसमेंट किस चीज का? एम फॉर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का। सर असेसमेंट किस चीज का? वी से वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का। सर असेसमेंट किस चीज का? ओ से ऑपरेटिंग रिजल्ट का। सर असेसमेंट किस चीज का? टी से टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज का। सर असेसमेंट किस चीज का? पी से पॉसिबल लायबिलिटीज एंड अकाउंट ऑफ लिटिगेशन का। उसके बाद से का एस से क्या आएगा आपका? शेयर होल्डिंग पैटर्न। ई से क्या आएगा आपका? एग्जीक्यूटिव समरी। आई से क्या आएगा आपका? इंट्रोडक्शन। एंड लास्ट नेटवर्थ, यानी कि असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। तो देखिए 12 पॉइंट है, 12 वर्ड्स याद रखने हैं कि बुआ से मांगी नेटवर्थ, उन्होंने कहा मेरे पास एफएमबी नहीं है, तो मैंने कहा ओटीपी दे दो, मैं ले लूंगा। बी और ओ से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, और ओ से ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलिजेंसी आ जाएगा। ए से आपका असेसमेंट वर्ड आएगा, और असेसमेंट को हम कनेक्ट कर देंगे एफएमबी ओटीपी से, जिससे आपका असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, असेसमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, असेसमेंट ऑफ पॉसिबल लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन। उसका से का क्या आएगा? एस से शेयर होल्डिंग पैटर्न, ई से एग्जीक्यूटिव समरी, आई से इंट्रोडक्शन, एंड लास्ट नेटवर्थ का असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। पूरा आंसर आपको बस इन वर्ड्स में याद करना है। पूरी स्टोरी बता दी कैसे याद करना, बस अब आप रटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या देखना है? देखिए सर हुआ क्या, इस क्वेश्चन में जो वर्ड है वो है सेल हिज बिजनेस एंड हैज अप्रोच XYZ प्राइवेट लिमिटेड। क्या हुआ? बिजनेस सेल हो रहा है, और जब भी बिजनेस सेल होगा तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी। क्या? ड्यू डिलिजेंसी एक्सरसाइज लगानी पड़ेंगी। अब क्या होती है ड्यू डिलिजेंसी एक्सरसाइज? देखिए जब हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे उसमें, ये होती है ड्यू डिलिजेंसी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम लगा के तब हम देखेंगे कि हमें बिजनेस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ओके, तो ड्यू डिलिजेंसी एक्सरसाइज में क्या क्या आएगा? तो सर मैंने क्या बोला? सेल हिज बिजनेस। अब देखिए इस आंसर को बिजनेस की सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सेल हिज बिजनेस, जब आप किसी का व्यापार खरीदेंगे यानी कि बिजनेस खरीदेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सर ये बिजनेस कितना पुराना है, सर इसका इतिहास क्या है, सर इसके प्रमोटर्स कौन है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, यानी स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या आ गया सर? स्टडी द बिजनेस हिस्ट्री। और स्टडी द बिजनेस हिस्ट्री के अंदर क्या लिखेंगे कि कब ये स्टैब्लिश हुआ था, डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कौन इसके ओरिजिनल प्रमोटर्स हैं, और क्या इसका हिस्ट्री रहा था, यानी कि क्या ये प्रोडक्ट बेचता था, किस मार्केट में था, कौन इसके सप्लायर होते थे, एंड क्या इसका ऑपरेशन था। तो पहला पॉइंट कैसा हुआ? आप भी देखिए कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई बिजनेस जब खरीदते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज नोटिस में लेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा था, इसके प्रमोटर कौन थे, ये कब स्टैब्लिश हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग तो हम वैल्यूएशन निकालेंगे ना आज की, कि नहीं भाई इतनी पुरानी है, जैसे टाटा हुआ और इतना पुराना है, इतनी अच्छी गुडविल है उसकी, तो चलो इसको लेना चाहिए, इसकी ये करेक्ट प्राइसिंग हो सकती है। इसलिए सबसे पहले क्या आया? स्टडिंग द बिजनेस हिस्ट्री।
सेकंड, अब मुझे पता चल गया ये इसकी बिजनेस हिस्ट्री है। अब मैं देखूंगा ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से लगाते हैं। सर क्या बोला, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से लगाते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो हम नॉर्मल कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, अंदर लिखेंगे डिटरमाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, अब देखेंगे जो अकाउंटिंग पॉलिसी ये लगा रहे हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब मुझे ये पता चल गया उसका बिजनेस हिस्ट्री क्या है। सेकंड, मुझे ये अकाउंटिंग पॉलिसी भी पता चल गई। अब मैं देखूंगा इसके प्रॉफिट और लॉसेस को, क्या ये फायदा देगा या ये नुकसान देगा। तो क्या पॉइंट हुआ, एग्जामिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए पीएनएल के साथ साथ में एक वर्ड आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। तो हम क्या देखेंगे, हम एग्जामाइन करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ओके, उसके बाद अब मुझे ये भी पता चल गया कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अब मैं देखूंगा उस पूरी कंपनी की नेट वर्थ क्या है। क्या सर, नेट वर्थ क्या है, एग्जामाइनिंग नेट वर्थ। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे मैं उसकी नेटवर्थ निकाल दूंगा। बेसिस अपॉन which asset have been valued and liability have been ascertained recognized, यानी कि एसेट की क्या वैल्यू है, लायबिलिटी की क्या वैल्यू है, उसके बेसिस पे एसेट माइनस लायबिलिटी करके हम निकालते हैं ना नेटवर्थ, उसी बेसिस पे हमने उसकी नेटवर्थ भी इवेल्युएट कर ली। फिफ्थ पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि उसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट हो गया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई लायबिलिटी अभी बची हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या कंपनी रेगुलर है इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो पेमेंट है टैक्सेस के, क्या उसमें कंपनी रेगुलर है या नहीं है। उसके साथ कोई अरियर तो नहीं है। अगर कोई टैक्स एरियर है मतलब टैक्स पे करना है, तो उसका क्या अरेंजमेंट कर रखा है उन्होंने, कंपनी ने। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या देखेंगे, कोई टैक्स पेमेंट अपना पेंडिंग तो नहीं है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, और लास्ट में देखिए अगर कोई एरियर है भी तो क्या उसका कोई अरेंजमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट 6, अब मैं उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ूंगा कि उसके एनवायरनमेंट मतलब कैसा एनवायरनमेंट है बिजनेस का, किस तरीके की फोर्सेस है वहां पे, इस बारे में पढ़ूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो। अब सर ये कैश फ्लो क्या है, समझिए। अब मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा कि कंपनी की क्या कैश जनरेटिंग एबिलिटीज रही हैं और कंपनी ने जिनसे वादे किए। अब कंपनी किससे वादे कर सकती है, क्रेडिटर्स को कि मैं आपको ये पेमेंट करूंगा, बैंक्स को कि मैं आपको ये पेमेंट करूंगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कि मैं आपको ये पेमेंट करूंगा। कि तो कंपनी क्या एबल है कि वो अपने वादों को निभा सके, यानी कि कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। तो कैश फ्लो में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, उसके हिस्टोरिकल कैश फ्लो को रिव्यू करूंगा कि क्या बोल रहा है उसका कैश फ्लो, पुराना कैश फ्लो क्या बोल रहा है, और पैटर्न देखूंगा क्या कंपनी कैश जनरेटिंग एबिलिटीज में है या नहीं है। अब अगर कैश जनरेटिंग एबिलिटीज में ये भी मुझे पता चल गया, उसके बाद मैं क्या देखूंगा कि क्या कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट। अब कमिटमेंट किसको दे सकती है, मैंने क्या बोला, वादे किससे कर सकती है, क्रेडिटर्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। लास्ट में पॉइंट में क्या लिखूंगा, एग्जामाइन करूंगा कि कैसे कंपनी डिप्लॉय कर रही है अपने फंड्स को। तो कैश फ्लो का बहुत ही आसान है, इस टॉपिक से कैश फ्लो से आगे एक पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसको फिर से मैं एक बार हटाऊंगा आपको। क्या कैश फ्लो में हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि हिस्टोरिकल कैश फ्लो क्या बोला है, यानी कि कैश फ्लो जो पुराने कैश फ्लोज है वो हमें क्या बता रहे हैं। फिर हम डिटरमाइन करेंगे क्या कंपनी में कैश जनरेटिंग एबिलिटीज है या नहीं है। अब जब मुझे पता चल गया हाँ कंपनी में कैश जनरेटिंग एबिलिटीज भी है, फिर मैं देखूंगा जो कंपनी ने वादे किए हैं तो क्या उसको वो एबल है टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, यानी जो वादे किए उनको पूरा करने के लिए वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वादे किसको करेगी कंपनी, बैंक्स को कर सकती है, क्रेडिटर्स को कर सकती है, अदर स्टेक होल्डर्स को कर सकती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कर सकती है। तो पूरा आंसर इसी में आ गया। क्या आ गया, सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे हिस्टोरिकल कैश फ्लो को एंड देयर पैटर्न को, उसका डिटरमाइन करेंगे कैश जनरेटिंग एबिलिटीज को। फिर हम चेक करेंगे क्या कंपनी एबल है टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू इट्स क्रेडिटर, टू द बैंक, टू द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। लास्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा मैं, एग्जामाइन हाउ वेल डज द कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड, कंपनी कैसे अपने फंड्स को डिप्लॉय करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब सर देखिए इस पॉइंट का क्या है, सर मैंने बिजनेस तो खरीद लिया, अब इस बिजनेस से मुझे आने वाले वर्षों में, आने वाले ईयर्स में क्या इनपुट होगा, क्या मुझे इससे मिलेगा, क्या इससे अर्निंग होगी, इस चीज को हम क्या प्रोजेक्शन बनाएंगे, कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो ये है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या प्रोजेक्शन है नेक्स्ट 5 ईयर्स के
उसके अब देखिए सिंपल सा सीन है, प्रोजेक्शन लगा रहे तो कुछ अजम्पशंस लगेंगी, तो जो अजम्पशंस एंड वर्किंग लगेगी वो एप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं हुई तो पूरा प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा, गलत माना जाएगा, और साथ ही में जो हमारी कंपनी है जिसकी बेसिस पे हम ये सब ले रहे हैं वो भी सब गलत ही माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैं इवेल्युएट करूंगा प्रोजेक्शन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर विद डिटेल्ड अजम्पशंस एंड वर्किंग and the appropriateness of assumption used in preparation presentation of the financial projection, or if assumption used by the company appear are too unrealistic, consider its impact on the overall valuation of the company। यानी कि पहले मैंने प्रोजेक्शन बनाई, उसमें कुछ assumptions यूज की, कुछ वर्किंग यूज की, तो वो एप्रोप्रिएट ही होनी चाहिए। क्यों एप्रोप्रिएट होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये एप्रोप्रिएट नहीं होती हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ता है पूरी कंपनी पे। तो देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, बिजनेस परचेस करेंगे यानी कि सेल करेंगे, परचेस करेंगे, तो उस समय ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, उसके ये पॉइंट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 पॉइंट्स को हम कैसे याद करेंगे? पहला पॉइंट कैसे, जब हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे तो उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसको पूरा उसका इतिहास पढ़ेंगे, यानी स्टडिंग द बिजनेस हिस्ट्री सबसे पहले। सेकंड, फिर मैं देखूंगा क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज वो यूज कर रहे हैं। थर्ड, मैं देखूंगा उनमें प्रॉफिट है या लॉस है, एग्जामिन करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद मैं उसकी नेट वर्थ देखूंगा, नेट वर्थ देखने के बाद फिर देखूंगा कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस में क्या रोल है चल रहा है इनका। उसके बाद देखूंगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी करूंगा उनके, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनकी कैश जनरेटिंग एबिलिटीज देखूंगा मैं, एंड लास्ट में मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्या बोला था, कैश फ्लो पे एक पूरा क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्वेश्चंस को इसी तरह अरेंज कर रखा है कि जब आप पिछला क्वेश्चन याद करेंगे और कोई और क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकता है तो वो आपको नेक्स्ट ही मिल जाएगा। यानी कि इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें कैश फ्लो पॉइंट था, और उस कैश फ्लो में जो आंसर यूज हो रहा था वही आंसर हमारा यहां यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का कीवर्ड देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे, एंड फिर उसका क्या आंसर रहेगा। तो सर देखिए, कैश जनरेटिंग एबिलिटीज, सर ये तो सुना ऐसा लग रहा है, कैश फ्लो में भी हमने पढ़ा था कि हम देखेंगे कि क्या कंपनी में कैश जनरेटिंग एबिलिटीज है। सर वही क्वेश्चन है, कैश जनरेटिंग एबिलिटीज और मीट द कैश रिक्वायरमेंट इंटरनली, यानी कि क्या क्या कैश जनरेटिंग एबिलिटीज होंगी और कंपनी कैसे मीट करेगा कैश रिक्वायरमेंट को इंटरनली। तो इसका प्रॉपर क्वेश्चन पढ़िएगा, इसमें ये कीवर्ड्स होंगे और जब ये कीवर्ड्स आएंगे तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर अभी मैं थोड़ी देर पहले रटा चुका हूं, एक बार फिर से देखिए कैसे। सर पहला पॉइंट, क्या कंपनी एबल है टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स, याद आया, जो वादे किए हैं वो निभाने पड़ेंगे। तो क्या कंपनी निभा भी पाएगी या नहीं निभा पाएगी? तो कंपनी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू ट्रेड पेबल, बैंक्स, गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। वही पॉइंट था, देखिए कैश फ्लो में मैंने क्या बोला था कि ये पॉइंट था ना कि कंपनी इज एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू द क्रेडिटर्स, टू द बैंक, टू द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर। यानी कि ये पॉइंट पूरा याद कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो गया। ओके, पहला पॉइंट कवर। सेकंड पॉइंट, हाउ वेल द कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड, ये पॉइंट भी था ना, देखिए हाउ वेल द कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड। तो 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए नेक्स्ट आंसर के, किससे? पिछले वाले आंसर से। थर्ड पॉइंट, हाउ वेल द कंपनी एबल टू कन्वर्ट इट्स ट्रेड पेबल एंड इन्वेंट्रीज, यानी कि कंपनी कितने अपने इन्वेंट्रीज को और ट्रेड रिसीवेबल्स जो भी है हमारे उनको कैसे कन्वर्ट करने में क्या मतलब कैपेबिलिटीज उन्होंने कितनी जल्दी वो कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारी कैश जनरेटिंग एबिलिटीज क्या है। अगर हम ट्रेड रिसीवेबल को इमीडिएटली सीधा उनसे हम कैश जनरेट कर सकते हैं, लिक्विडिटी में ला सकते हैं, तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है कंपनी का, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया हो कि अब 5 साल बाद निकाल सकते हैं अमाउंट को। रिलाइजेबल है, यानी कि आज इन्वेस्टमेंट किया, अगर मुझे कल जरूरत पड़ जाए तो कल ही कैश जनरेट हो सकता है उससे या नहीं हो सकता है। तो ये हुआ कैश जनरेटिंग एबिलिटी का आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी क्या एबल है टू ऑनर इट्स कमिटमेंट, जिसको भी किए तो उसने कमिटमेंट। सेकंड पॉइंट, हाउ वेल द कंपनी डिप्लॉय इट्स फंड, कैसे अपने फंड्स को डिप्लॉय कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या आया, उसके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज हैं, क्या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो इजीली। और लास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट है क्या वो रिलाइजेबल है कि नहीं है, आज के आज ही हम उनको रिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जल्दी ही आने वाला है आप लोगों के पेपर में। तो इस क्वेश्चन को थोड़े अच्छे से देखिएगा, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस है, पूरी स्लाइड पे बस क्वेश्चंस ही आ रहे, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। तो सर कैसे याद करेंगे, रिव्यूइंग हिडन लायबिलिटीज, यानी कि सर जब हिडन लायबिलिटीज लिखा होगा क्वेश्चन में तो मैं ये आंसर लिखूंगा।
लेकिन याद रखना ड्यू डिलिजेंसी का कुछ ना कुछ पोर्शन होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। सेकंड फिर से देखिए, लिस्ट डाउन द एरिया ऑफ ड्यू डिलिजेंसी एक्सरसाइज टू फाउंड आउट द ओवर वैल्यूड एसेट। तो सर मुझे दो कीवर्ड मिले अभी, एक तो हिडन लायबिलिटीज का, सेकंड ओवर वैल्यूड एसेट्स का। तीसरा कभी कभार क्या होता है वो दोनों ही एक बार में पूछ लेते, कैसे, हिडन लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूड एसेट्स, यानी कि या तो क्वेश्चन सिर्फ ओवर वैल्यूड एसेट्स के बारे में पूछेगा या सिर्फ हिडन लायबिलिटीज के बारे में पूछेगा या दोनों के बारे में एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो सर इसका आंसर क्या होता है? तो सर इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम हिडन लायबिलिटीज के बारे में याद करेंगे, उसके बाद हम ओवर वैल्यूड एसेट्स के बारे में याद करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हिडन लायबिलिटीज। तो सर हिडन लायबिलिटीज में कैसे हम याद करेंगे? तो सबसे पहले हिडन लायबिलिटीज यानी छुपी हुई लायबिलिटी। अब छुपी हुई लायबिलिटी कौन सी होती है बैलेंस शीट में? जो बैलेंस शीट में हमें दिखती ही नहीं है और उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक नाम से, जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। याद आ गया ना? तो हिडन लायबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट शोन इन द बुक्स, यानी कि जो छुपी हुई है। हिडन लायबिलिटीज यानी छुपी हुई, और छुपी हुई लायबिलिटी सबसे पहली लायबिलिटी आपकी कौन सी आ गई? कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखती ही नहीं है। अब देखिए कंटिंजेंट के साथ साथ एक लायबिलिटी और मैं आपको बताता हूं। आपने जैसे किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा और आपने उसकी वारंटी दे दी, अब वो वारंटी की दिखती तो है नहीं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ तो फिर क्या होगा, या खराब हुआ तो आपको वारंटी तो फिर वो पे करनी पड़ेगी आपको। तो ये भी क्या होगी, एक बार छुपी हुई लायबिलिटी होगी, यानी हिडन। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा अपना, वारंटी लायबिलिटी। तो प्रोडक्ट्स की वारंटी लायबिलिटी क्या होगी, सेकंड पॉइंट होगी। थर्ड पॉइंट, अब देखिए ये दो पॉइंट के बाद अब सब कुछ हम टैक्सेशन से कवर करेंगे। कैसे करेंगे? क्या होता है, टैक्सेशन में आते हैं सोकॉज नोटिस। क्या आते हैं? सोकॉज नोटिस। तो अगर कोई सोकॉज नोटिस आता है, ठीक है, जो कि मैच्योर्ड नहीं हुआ है इनटू डिमांड में, यानी अभी उसकी डिमांड नहीं बनी है पर मटेरियल है, डिमांड नहीं बनी बट क्या है, वो मटेरियल है, वो मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सोकॉज नोटिस में हमारी क्या हो जाएगी, हिडन लायबिलिटी हो जाएगी, यानी कि अभी डिमांड तो नहीं बनी है बट बनने के बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि वो मटेरियल है। तो ये भी हमारी लायबिलिटी होगी ना, छुपी हुई, अभी आई नहीं बट छुपी हुई लायबिलिटी है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हुआ, कोई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की टैक्स लायबिलिटी, यानी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है किसकी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स की। भाई पे तो करना ही पड़ेगा ना हमें, तो वो भी क्या हुई, छुपी हुई लायबिलिटी आ गई। देखा, टैक्सेशन से दो पॉइंट हो गए, पहला सोकॉज नोटिस, सेकंड डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी। उसका थर्ड, कोई सेल टैक्स असेसमेंट चल रहा है बहुत ज्यादा दिनों से पेंडिंग, यानी लॉन्ग पेंडेंसी चल रही है किसी सेल्स टैक्स असेसमेंट की, तो इसको भी हम लिख लेंगे लॉन्ग पेंडिंग सेल टैक्स असेसमेंट। और अब क्या हुआ, टैक्सेशन में चौथा पार्ट क्या होता है, कस्टम। क्या आता है, कस्टम। तो अगर हमारी कोई कस्टम ड्यूटी का केस चल रहा है जो कि प्रोविजनली असेसमेंट तो मेड हो चुका है पर फाइनल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ सकता है हम इस लायबिलिटी को हिडन लायबिलिटी मानेंगे, यानी छुपी हुई, कुछ चेंज ना हो जाए। एंड फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो अपने अकाउंट से उठते हैं, याद है लीज लायबिलिटी वाला चैप्टर आता है। तो फ्यूचर लीज लायबिलिटी, क्या फ्यूचर लीज लायबिलिटी, जो आज नहीं है बट कल को हमें पे करनी ही करनी पड़ेंगी। एंड लास्ट आया क्लेम्स। तो देखिए हिडन लायबिलिटीज को कैसे याद करेंगे, 2 मिनट इधर देखिएगा, बोर्ड को देखिएगा और बस आंख बंद करिए और समझिए। हिडन लायबिलिटी, छुपी हुई लायबिलिटी। तो अब हम छुपी हुई लायबिलिटी याद करना जाएंगे। सबसे पहली लायबिलिटी कौन सी छुपी हुई होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि वो बुक्स में कभी दिखती ही नहीं है। तो पहली क्या हुई, कंटिंजेंट लायबिलिटी। सेकंड, जो हमने प्रोडक्ट की वारंटी दे देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या हुई, छुपी हुई लायबिलिटी हुई, कभी भी वापस हो सकता है प्रोडक्ट, कभी भी खराब हो सकता है, ओके। तीसरा क्या है आपका, अब टैक्सेशन से रिलेटेड चलेगा। सबसे पहले सोकॉज नोटिस, जिसका डिमांड ऑर्डर नहीं आया अभी तक बट वो मटेरियल है। भाई जब मटेरियल और इंपॉर्टेंट होगा तो भाई कभी भी हम उससे पे करना पड़ सकता है, तो ये भी छुपी हुई लायबिलिटी हो गई है। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की टैक्स लायबिलिटी होती है, भाई उसको भी तो पे करना ही करना पड़ेगा आपको, तो वो भी क्या हुई, हिडन लायबिलिटीज हुई। एंड उसके बाद क्या है आपके पास, जो सेल टैक्स असेसमेंट होते हैं, लॉन्ग पेंडेंसी, बहुत टाइम से कोई असेसमेंट पेंडिंग चल रहा है तो हो सकता है कभी भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका, केसेस ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो कि क्या हुए, जो कि प्रोविजनली असेसमेंट तो मेड हो चुके हैं पर फाइनल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। एंड देन 2 पॉइंट और हम याद करेंगे, क्या, फ्यूचर लीज लायबिलिटी, जो हम लीज पे लेते हैं, कल को मैं पे करनी है उसकी लीज लायबिलिटी। एंड कोई क्लेम्स वगैरह है अदर थर्ड पार्टी से। तो ये सारी छुपी हुई लायबिलिटीज हो गई, और छुपी हुई लायबिलिटीज ये 8 है। 8 पॉइंट आप याद कर लीजिए, अच्छे से हो सकते हैं, काफी इजी वर्ड्स हैं जिसमें जो इनमें यूज किए गए हैं और जो नॉर्मली हम पढ़ने के टाइम पर भी देखते हैं ये चीजें कि हाँ छुपी हुई लायबिलिटी यानी हिडन लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। देन ओवर वैल्यूड एसेट्स। अब देखिए जब एसेट्स की बात आएगी तो हम लायबिलिटी की एसेट साइड जाएंगे, और जब हम एसेट साइड जाएंगे तो सबसे पहले एसेट साइड में क्या आता है, नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या आएगा अपना, प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर कोई ऑब्सोल्यूट एंड अनयूज्ड प्लांट एंड मशीनरी जो यूज ही नहीं हो रहा है बट हम फिर भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, हम ओवर वैल्यूड कर रहे हैं। अब फिक्स एसेट्स की बात क्या आती है, अपने इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कैसे, सर इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बहुत लोअर हो चुकी है, उसके बावजूद भी अब हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसे हम ओवर वैल्यू कर सके। तो इन्वेस्टमेंट ऑन एट कॉस्ट जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम हो चुकी है।
ठीक है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट हम ऐसे दिखाएंगे जिनके बहुत लो रेट ऑफ द रिटर्न होते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो रेट ऑफ द रिटर्न है, उसके बावजूद भी हम उन्हें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी एसेट्स क्या हो रही, ओवर वैल्यू हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट कैरिंग वेरी लो रेट ऑफ द रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले फिक्स एसेट्स आई, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट आई, अब इन्वेस्टमेंट के बाद आएंगे क्या, इन्वेंट्रीज। यानी हम क्या देखेंगे, हम इन्वेंट्रीज देखेंगे। और कौन सी इन्वेंट्रीज देखेंगे? वही जो ऑब्सोल्यूट है और स्लो मूविंग है, यानी कि जिनका यूज नहीं होना है, उसके बावजूद भी हम रखे हुए इन्वेंट्रीज में। इससे क्या हो रही है, हमारी एसेट्स ओवर वैल्यू हो रही है। उसके बाद जो हमारे रिसीवेबल है अनकलेक्टेबल, यानी कि जो कलेक्ट नहीं होने हैं, उसके बावजूद भी हम उन्हें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारी एसेट्स ओवर वैल्यू हो रही हैं। तो अनकलेक्टेबल, रिसीवेबल एंड देन इंटेंजिबल एसेट्स, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, उसके बावजूद भी हम उन्हें एसेट्स दिखा रहे हैं ओवर वैल्यू करने के लिए। एंड लास्ट में आया जो इंपेयर हो रही है एसेट, उनको इंपेयर नहीं कर रहे हैं और उनको ओवर वैल्यू हम दिखा रहे हैं। तो हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स दोनों को टॉपिक आपके कवर होते हैं इस जगह पे। तो क्वेश्चन आपने देखा ना, क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो आपका हिडन लायबिलिटीज पे आएगा क्वेश्चन, या आपका ओवर वैल्यूड एसेट पे आएगा, या फिर क्वेश्चन आपको दोनों ही डिमांड कर सकता है, हिडन लायबिलिटीज भी और ओवर वैल्यूड एसेट्स भी। तो हिडन लायबिलिटीज एंड ओवर वैल्यूड एसेट जब दोनों आएंगे तो फिर आंसर आपको दोनों के लिखने होंगे, और एक का आएगा तो आप जानते हैं कौन सा लिखना है। हिडन लायबिलिटी यानी छुपी हुई लायबिलिटी से याद रहना चाहिए, और ओवर वैल्यूड एसेट हम कौन सी एसेट्स ऐसी लिखते हैं जिसको हम ओवर वैल्यू करते हैं। क्वेश्चन में जो कीवर्ड है यहाँ पे वो क्या है, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर एंड देन फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। ये क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट में भी आ चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है, अटेम्प्ट में आ भी सकता है। इसमें हमको 4 पॉइंट याद करने हैं फ्यूचर मेंटेनेबल के लिए। 4 पॉइंट क्या रहेंगे, पहला रहेगा ट्रेंड, सेकंड रहेगा मार्केटेबिलिटी, थर्ड रहेगा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन, एंड फोर्थ रहेगा आपका कंपटीशन। सबसे पहले ट्रेंड, ट्रेंड में हम क्या देखेंगे, कैसी सेल चल रही थी, उसका क्या ट्रेंड था। तो ट्रेंड में हम क्या देखेंगे, पास्ट सेल, और कैसे वो, अब पास्ट में क्या देखेंगे, क्या सेल डेली होती है या ऐसा होता है किसी दिन बहुत ज्यादा किसी दिन बहुत कम, यानी कि हम पास्ट सेल देखेंगे और ये देखेंगे क्या वो इंक्रीजली कंसिस्टेंट थी या वो फ्लक्चुएट होती रहती है। वो क्या, वो इंक्रीजली कंसिस्टेंट है या वो फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटेबिलिटी। अब मार्केटेबिलिटी में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे क्या हम अपनी सेल को नए मार्केट में ले जा सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी सेल को न्यू मार्केट में, या फिर वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी, यानी कि हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, हमारी सेल खत्म हो जाएगी, यानी कि एक्सप्लॉइट हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था, ट्रेंड, यानी हम पास्ट सेल देखेंगे क्या वो फ्लक्चुएट हो रही है या कंसिस्टेंट है। फिर हम देखेंगे मार्केट की क्या सिचुएशन है, यानी कि क्या हम अपनी सेल को नई मार्केट में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन। अब सर इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे क्या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है जिससे हम प्रमोट कर सकते हैं अपने मार्केट को इंटरनेशनली, यानी कि दूसरे देश में जाके भी माल को बेच सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट लाइकली टू प्रमोट द एक्सटेंशन ऑफ मार्केट फॉर गुड्स टू अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देशों में भी हमारा मार्केट बन सकता है या नहीं बन सकता है। एंड लास्ट में फिर कंपटीशन। अब कंपटीशन में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो सेम फील्ड और सेम प्रोडक्ट का मार्केट है वो क्या कह रहा है। ऐसा तो नहीं वो चीप प्राइस करके यानी माल को, प्रोडक्ट को चीप करके सस्ता बना के बेच रहा हो, तो हमारा क्या देखेंगे कि अपना अदर मैन्युफैक्चरर एंटर द सेम फील्ड और इट्स प्रोडक्ट, जो अदर मैन्युफैक्चरर सेम फील्ड और प्रोडक्ट में एंटर किए हैं वो कैसे सेल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं वो चीपर प्राइस रख रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। और इस फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर में हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले हम उसका ट्रेंड देखेंगे, फिर हम मार्केट की सिचुएशन देखेंगे, फिर हम पॉलिटिकली कंसीडरेशंस देखेंगे, पॉलिटिकली क्या सिचुएशंस बन रही हैं, एंड लास्ट में कंपटीशन कैसा है। ट्रेंड में हम पास्ट सेल को देखेंगे, मार्केटेबिलिटी में हम नए मार्केट को देखेंगे कि हम क्या नए मार्केट में सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसीडरेशन में हम ये देखेंगे क्या पॉलिटिकली कोई ऐसी सिचुएशंस बन रही जिससे हम दूसरे देश के मार्केट में एंटर कर सके। एंड लास्ट में कंपटीशन में हम ये देखेंगे कि जो लोग एंटर कर रहे हैं हमारे सेम फील्ड में क्या वह चीपर प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हैं, तो फिर हमको भी अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा, उससे हमारा टर्नओवर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया इन विच ड्यू डिलिजेंसी कैन टेक प्लेस एंड क्लासिफिकेशन। सर देखिए, अब मुझे देखना है कहां एरिया, कौन कौन से एरिया है जहां ड्यू डिलिजेंसी लगाया जाता है, या फिर हम क्लासिफिकेशन कैसे करें ड्यू डिलिजेंसी का। इसको हमने कैसे याद किया, इसको हमने किया है सीपीटी फाइल से।
अब सर ये सीपीटी फाइल क्या है, चलिए अब इसको हम देखते हैं सीपीटी फाइल क्या है। सबसे पहले देखिए ड्यू डिलिजेंसी हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें ये देखा है कि ड्यू डिलिजेंसी एक्सरसाइज जो है वो लगती है जब हम कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, यानी कि बाई कर रहे हो, खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, तो वहां पे ड्यू डिलिजेंसी अपनी एक्सरसाइज होती है कि नहीं, देखना पड़ेगा सही ले रहे कि नहीं ले रहे, सही प्राइसिंग ले रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं। यानी कि ड्यू डिलिजेंसी किस पे डिपेंड करता है, मर्जर हो रहा हो, एक्विजिशन हो रहा हो या फिर कोई परचेज हो रही हो। ओके, तो ड्यू डिलिजेंसी कहां का काम आता है, इन चीजों में काम आता है सीपीटी फाइल में। किसमें, सीपीटी फाइल में। अब सी से क्या आएगा, सुनिए, सी से आएगा कॉमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंसी, सी फॉर कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंसी। और सर कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंसी में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो मर्जर हो रहा है, सर क्या देखेंगे, ये जो मर्जर हो रहा है क्या ये इस मर्जर से ऑपरेशनल सिनर्जी, अब देखिए सिनर्जी वर्ड याद देख सुनते ही अपना एसएफएम में याद आ गया होगा ना, मर्जर एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर, जिसमें हमारा क्या निकलता था, सिनर्जी निकलती थी कि क्या इस मर्जर से सिनर्जी ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम क्या देखेंगे, कॉमर्शियल ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंसी में क्या देखेंगे कि इवेल्युएट वेदर प्रपोज्ड मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी। ये जो प्रपोज्ड मर्जर है, जो ये मर्जर होने वाला है, इससे ऑपरेशनल सिनर्जी, इससे ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, पहला पॉइंट। फिर पी से क्या आएगा, पी से आएगा पर्सनल ड्यू डिलिजेंसी। और पर्सनल कौन होते हैं, हम लोगों की जो लेबर होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो पर्सनल में आ जाते हैं। यानी कि अब हम एंटिटीज की पर्सनल पॉलिसीज देखेंगे, क्या अपने इस मर्जर और एक्विजिशन से कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है उस पॉलिसी में। थर्ड टी से क्या आएगा, टैक्स ड्यू डिलिजेंसी। अब सर टैक्स ड्यू डिलिजेंसी में क्या देखेंगे, हम इस मर्जर का टैक्सेशन इफेक्ट देखेंगे, यानी कि टैक्स इफेक्ट ऑफ द मर्जर और एक्विजिशन, इस मर्जर और एक्विजिशन से क्या टैक्स इफेक्ट आ रहा है। फिर एफ से क्या आएगा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंसी, यानी कि हम अब क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि फाइनेंशियल बात हो रही तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और अदर इंफॉर्मेशन को जो कि फाइनेंशियल मैटर को डील कर रहा है, यानी कि अदर इंफॉर्मेशन जो प्रिटेंड कर रहा है किसको, फाइनेंशियल मैटर ऑफ द एंटिटी। तो सी से क्या बना, कॉमर्शियल एंड ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंसी, पी से पर्सनल ड्यू डिलिजेंसी, टी से टैक्स ड्यू डिलिजेंसी, एफ से फाइनेंशियल, एंड अब आई से क्या आएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंसी। इसमें हम कुछ नहीं, हम सभी कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि सभी कंप्यूटर सिस्टम्स क्या कर रहे हैं और उनमें मैटर क्या है। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा अपना एल से लीगल ड्यू डिलिजेंसी, और लीगल एस्पेक्ट देखेंगे, इस मर्जर से क्या क्या लीगल एस्पेक्ट्स अराइज हो रहे हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वायर करेंगे वेयर लीगल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी एंड आर रिव्यूड, कि जो भी लीगल एस्पेक्ट्स है वो रिव्यू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर ई से क्या आएगा आपका एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंसी, और इसमें क्या बात आएगी आपकी कि हम देखेंगे कि एनवायरमेंट फ्लेक्सिबल रहेगा कि नहीं रहेगा इस मर्जर से, और एनवायरमेंट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो सीपीटी फाइल किसका है, ड्यू डिलिजेंसी का, कि ड्यू डिलिजेंसी कौन कौन से एरियाज में जाता है, क्या इनका क्लासिफिकेशन रहता है। इस पॉइंट को याद कैसे करेंगे हम, सीपीटी फाइल से, और सभी पॉइंट्स को मैंने दिखा दिया है। और याद कैसे करना है, ड्यू डिलिजेंसी कहां लग रहा है, इस चीज को याद रखते हुए कि मर्जर और एक्विजिशन, और मर्जर और एक्विजिशन से सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कीजिए, आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके ड्यू डिलिजेंसी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपने आप कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट मैंने कवर कराया है, कवर ही नहीं रटाया भी है, और ये भी बताया कि किस तरीके से आपको रटना है। नेक्स्ट टाइम पे वीडियो में अगर टाइम वेस्ट लगे तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जाइए टेलीग्राम चैनल पे, आप अपने ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और इससे आप नेक्स्ट टाइम पे जब रिवीजन करें, जब पेपर से एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करें, या फिर जब रट रहे हो प्रॉपर तरीके से बोला जाए, तो इस पीडीएफ को हेल्प में लें। अब हम फॉरेंसिक ऑडिट के आंसर्स को याद करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस है, कौन से उसमें कीवर्ड्स है जो हमको ध्यान में रखने हैं, और फिर इससे हमको आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। देखिए आपको एक चीज बता दूं मैं, फ्रेम आंसर को फ्रेम किस तरीके से करना चाहिए, वो उस टाइप से करना चाहिए जो इंस्टीट्यूट हमसे चाहता है। और इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है, जो वो अपने स्टडी मटेरियल आरटीपी, एमटीपी और सजेस्टेड में देता है। जब आप आंसर को उस तरीके से फ्रेम करेंगे, उन पॉइंट्स को लिखेंगे, तो इससे आपको मार्क्स इंक्रीज करने में काफी आसानी रहेगी, इससे आपको पास होने में काफी आसानी रहेगी। हो सकता है आपको कंटेंट थोड़ा कम याद रहे, बट तरीका यही होना चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, तो फॉरेंसिक ऑडिट का पहला क्वेश्चन, सर फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या होती है। क्वेश्चन में आपने कीवर्ड देख लिया, फॉरेंसिक ऑडिट प्रोसेस। सर फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या होती है, सर फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या होती है। सभी क्वेश्चंस में यही पूछा गया, फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या, फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या, और फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या है। तो अब हम फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस को रटेंगे, थोड़े मस्ती से पढ़ेंगे, एंजॉय से पढ़ेंगे, और ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे। देखिए
अच्छे से पढ़िए, थोड़ा कम पढ़िए बट मजे से पढ़िए। इससे क्या रहेगा, आप इसको रिकॉल आसानी से कर पाएंगे। रिकॉल बहुत जरूरी है। अब आपने रट तो सब लिया, सब कुछ पढ़ रहे हैं, पूरा कंटेंट कर रहे हैं, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। एग्जाम में आपको रिकॉल कैसे हो सकता है, इस चीज को देखिए। और ये कब रहेगा, जब आप थोड़े अच्छे से इंजॉय से पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में और आपको रटने में आसानी रहेगी, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं, स्पेशली ऑडिट में। सर इसका आंसर क्या है? सर प्रोसेस, फॉरेंसिक ऑडिट की प्रोसेस क्या है, इसके क्या स्टेप्स है, कैसी प्रोसेस चलती है? सबसे पहले पहली स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज को हम क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन। तो पहला स्टेप ही क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। अब देखिए, मुझे किसी ने फॉरेंसिक ऑडिट दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा, यानी कि मैं मीटिंग करूंगा। किसके साथ? क्लाइंट के साथ। एंड उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूंगा। वो जो मुझे वर्किंग देगा मैं उसको क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। एंड एक्सेप्टिंग द इंगेजमेंट। तो पहला काम क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन स्टेप में सबसे पहले मैंने क्या किया? मैं मिला किससे? क्लाइंट से, और उससे एंगेजमेंट को मैंने एक्सेप्ट किया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट किया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अब ये चीज एंगेजमेंट क्या होती है सर? एंगेजमेंट में हम क्या देखेंगे? एंगेजमेंट में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इस फॉरेंसिक ऑडिट में, उस कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, और प्लेयर क्या क्या है, और इशू क्या है, और क्या है, और इशू क्या है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम उससे जो हमारा क्लाइंट होगा उससे मीट करेंगे ही करेंगे, यानी कि इन्वेस्टिगेटर मस्ट मीट विद द क्लाइंट। ओके, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि जो ऑडिट कर रहा है, यानी जो फॉरेंसिक ऑडिटर है, क्या उसमें नेसेसरी स्किल एंड एक्सरसाइजेस हैं या नहीं है। यानी कि हम कंसीडर करेंगे कि जो फर्म को हम अपना जो ऑडिट दे रहे हैं वो नेसेसरी स्किल एंड एक्सपर्टीज रखता है वर्क में या नहीं रखता है। तो क्या करने वाले हैं हम? इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे? इनिशियल स्टेज यानी पहली स्टेज है, आप किसी को फॉरेंसिक ऑडिट देना है हमें, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिलेंगे, यानी कि मीटिंग विद द क्लाइंट होगा, और हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें पता चले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, प्लेयर क्या है, इश्यूज क्या है। जब ये पता चल जाएगा हमें, उसके बाद हम मीट करेंगे क्लाइंट से। अब मीट करना ही करना पड़ेगा। सर क्यों करना ही करना पड़ेगा? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे जो ऑडिटर है उसके साथ हमारी जो स्किल्स है, नेसेसरी स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये होगी अपनी इनिशियल स्टेज। सेकंड, डेवलप प्लान। अब मुझे मिल गया एंगेजमेंट, अब मैं क्या करूंगा? मैं प्लान बनाऊंगा। और ये प्लान मैं कैसे बनाऊंगा? याद है हमने देखा था हमारे कौन कौन से इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, प्लेयर क्या क्या है। और ये चीज किससे मुझे प्रोड्यूस हुई थी? ये मुझे पता चला था जब मैंने मीटिंग की थी क्लाइंट के साथ। यानी कि जो भी हमने मीटिंग की है क्लाइंट के साथ, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अपने प्लान को डेवलप करेंगे। तो इट इज टू बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन द मीटिंग विद द क्लाइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हम प्लान मेंटेन कर लेंगे, प्लान मेड कर लेंगे, उसके बाद हम कैरी आउट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्कैनर, यानी कि अपना इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट इनिशियल स्टेज हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑब्टेन रेलिवेंट एविडेंस। क्या? ऑब्टेन रेलिवेंट एविडेंस। अब मैं क्या करूंगा? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अपना इनिशियल स्टेज लिया, मैंने मीटिंग की क्लाइंट के साथ। अच्छा सर मुझे ये फॉरेंसिक ऑडिट दे रहे, अच्छा ये एंगेजमेंट है मेरा, ठीक है। फिर मैंने प्लान डेवलप किया, अच्छा मुझे ऐसे पकड़ना है। अब उसके पकड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्टेन करना पड़ेगा गैदर एविडेंस, यानी कि हम ऑब्टेन करेंगे रेलिवेंट एविडेंस। अब रेलिवेंट एविडेंस मुझे कैसे पता चलेंगे? जब मैं ट्रेस करूंगा डिफरेंट एसेट्स को, डिफरेंट पर्संस को, डिफरेंट अकाउंट्स को, तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रेस करना स्टार्ट कर दूंगा डिफरेंट एसेट्स को, पर्संस को, अनअकाउंटेड रिकॉर्ड्स को। सर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपको एविडेंस मिले हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, और वो सफिशिएंट है कि नहीं, कि मैं इससे प्रूव कर सकूंगा कि नहीं ये आदमी फ्रॉड है, यानी इसमें फ्रॉड हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो एविडेंस गैदर हुए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है, जिससे हम प्रूव कर सकें कि हाँ फ्रॉड हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब क्या हुआ? चौथा क्या करेंगे? सबसे पहले हमने मीटिंग की क्लाइंट के साथ, सेकंड हमने क्या किया? प्लान को डेवलप किया, थर्ड हमने क्या किया? थर्ड हमने एविडेंस गैदर कर लिए। अब हम अपनी परफॉर्म को एनालाइज करेंगे, जो भी हमने परफॉर्मेंस की उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि परफॉर्मिंग एनालिसिस। अब एनालाइज को परफॉर्म करने का पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे आगे एक पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैं इसको यहीं पे अच्छे से रटा दूंगा, जिससे ये आपको आगे वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। सर कैसे? देखिए, परफॉर्मिंग एनालिसिस में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले याद कैसे करना है? कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, यूटिलाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग। फिर से बोलते हैं, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, यूटिलाइजिंग, एस्टिमेटिंग। फिर से बोलते हैं, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, यूटिलाइजिंग, एस्टिमेटिंग। तो सर कैलकुलेटिंग, पहला पॉइंट क्या है? कैलकुलेटिंग। आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आपने क्या क्या इकोनॉमिक डैमेजेस आए हैं, क्या क्या लॉस ऑफ गुडविल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला? हम कैलकुलेट करेंगे क्या? इकोनॉमिक डैमेजेस को, क्या क्या डैमेजेस आए हैं उसको, और क्या क्या गुडविल के लॉसेस रहे हैं।
ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, समराइजिंग। क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम क्या समराइज कर लेंगे, एक जगह पे ले आएंगे, यानी कि समराइज कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्मिंग क्या करेंगे, जो एसेट्स हैं उसको ट्रेस करना परफॉर्म करेंगे, यानी कि परफॉर्मिंग ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है। उसके बाद क्या अगला पॉइंट है, यूटिलाइजिंग। अब यूटिलाइज किसको करेंगे, जब ये सब चीज आ जाएंगी तो इनको हम एक ग्राफ पे, एक चार्ट पे लेके आएंगे, यानी कि यूटिलाइजिंग दी चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। एंड फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, एस्टिमेटिंग। अब एस्टिमेट क्या करेंगे, जो हमारा आज फ्रॉड हुआ है, इस लॉस की, कल को लॉस जो होने वाला था उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि एस्टिमेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस और फ्रॉड इन्वॉल्व इन केस इरेगुलरिटीज, यानी जो इरेगुलरिटीज ऑफ फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम उसको आज एस्टिमेट कर लेंगे। तो अगर ये पॉइंट हमको याद हो गए, कितने, 5 पॉइंट अगर ये हमको याद हो गए, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, यूटिलाइजिंग और एस्टिमेटिंग, तो इससे हमको पूरा आंसर याद हो जाएगा कि कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक डैमेजेस को, परफॉर्म करेंगे हम क्या, सॉरी, समराइज करेंगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, परफॉर्म करेंगे ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स को, यूटिलाइज करेंगे चार्ट्स एंड ग्राफिक्स को, एंड एस्टिमेट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉसेस को। ओके। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग। क्या है, रिपोर्टिंग। तो फॉरेंसिक ऑडिट में मैंने जो भी जर्नी ली, इनिशियलाइजेशन से लेके अपने क्या पे परफॉर्मिंग एनालिसिस तक, इसको सबको अब मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसका, पूरी फॉरेंसिक ऑडिट में। अब मुझे रिपोर्ट क्या करना है, यानी कि रिपोर्टिंग। तो अब देखिए रिपोर्टिंग में हम क्या लिखेंगे कि क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि रिपोर्ट में ये चीजें होनी चाहिए। क्या क्या, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या फाइंड हुआ है, एविडेंस जो भी मिले हैं, जो भी एविडेंस मिले हैं उनकी समरी क्या है, समरी ऑफ एविडेंस। उसके बाद जो कंक्लूजन आया है उस कंक्लूजन को, और साथ ही इस कंक्लूजन में हम ये भी देखेंगे कि कितना लॉस सफर हुआ है, कितना लॉस सफर हुआ है इस फ्रॉड की वजह से। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, रिपोर्टिंग लिखा, और रिपोर्टिंग में हमने लिख दिया कि बहुत फाइनल स्टेप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फिर क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी रिपोर्ट में, मैंने ये भी लिखा, क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स क्या है, इसकी समरी क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, और जो कंक्लूजन है वो क्या, किस कंक्लूजन में, और साथ में क्या आएगा कि क्या क्या लॉस सफर हुआ है हमारा, उस चीज का पूरा कंक्लूजन हमको दे दिया जाए। ये क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है। एंड देन फॉरेंसिक ऑडिटर जो होना चाहिए वो एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए उसमें, क्यों, जिससे वो समराइज कर सके पूरी सिचुएशन को। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वाला भी आपका पोर्शन हो गया। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, फिर से मैं आपको दिखाता हूं। पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन का, उसको हम कैसे याद रखेंगे, हम मीटिंग करेंगे क्लाइंट के साथ, उनसे एंगेजमेंट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, प्लेयर्स कौन कौन से और इश्यूज क्या क्या है। जब मुझे ये पता चल जाएगा तब मैं प्लान को डेवलप कर लूंगा। ठीक है, किस बेस पे, जो हमने मीटिंग की थी उसी बेसिस पे। फिर हमने कैरी आउट करेंगे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, और जैसे कैरी आउट करेंगे हम क्या करेंगे, रेलिवेंट एविडेंस लेंगे। रेलिवेंट एविडेंस कैसे ऑब्टेन होंगे, जो हमारी जो डिफरेंट एसेट्स है उसको ट्रेस करेंगे, पर्सन्स को ट्रेस करेंगे, अनअकाउंटेबल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को ट्रेस करेंगे। ट्रेसिंग के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम एविडेंस गैदर कर रहे हैं, जो हमने एविडेंस लिए हुए हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। उसके बाद हम पूरी एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे। कैसे करेंगे, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, यूटिलाइजिंग एंड एस्टिमेटिंग पर। जब सारे ये पॉइंट्स कवर हो जाएंगे फिर फाइनल स्टेप हमारा रिपोर्टिंग कराया जाएगा, तो हम फिर रिपोर्टिंग करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। यहाँ पे साथ में हम ये भी दिखाएंगे क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी रिपोर्ट में, और क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि इन्वेस्टिगेशंस की फाइंडिंग क्या है, उसकी एविडेंस की समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है इस लॉस से। ठीक है। एंड लास्ट में हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि जो फॉरेंसिक ऑडिटर होना चाहिए उसमें एक्टिव लिसनिंग स्किल भी होनी चाहिए, जिससे वो इजीली उसे समराइज कर सके। अब देखिए आपने रिपोर्ट बना के दे दी, अब क्या होगा, कोर्ट केस होगा। क्या होगा, कोर्ट केस होगा, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ठीक है, इस पे लीगल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब जब लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो कोर्ट आपसे डिमांड क्या करेगा, कोर्ट डिमांड करेगा कि आपके जो भी एविडेंस गैदर किए हैं वो रहने चाहिए कहां पे, प्रोसीडिंग के समय पे, और साथ में आप भी प्रेजेंट होने चाहिए। और आप क्यों प्रेजेंट होने चाहिए, कि आप आइए और समझाइए कि आपने कैसे इस फ्रॉड को पकड़ा, जो एविडेंस आपने गैदर किए वो कैसे किए। तो ये क्या हुआ, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आ गई, कि लास्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जो भी फॉरेंसिक ऑडिट में हमें पता चला कि ये फ्रॉड कैसे हुआ है, तो हमें ये बताना पड़ेगा, उसके एविडेंस देने पड़ेंगे, उस एविडेंस को मैंने कैसे पकड़ा और मैंने कैसे इस फ्रॉड को पकड़ा, इस चीज को मैं इसमें बताऊंगा। तो ये आपका आंसर पूरा, ये फॉरेंसिक ऑडिट के जो भी स्टेप्स थे पूरे 6 के 6 स्टेप मैंने आपको अच्छे से रटा दिए। आप फिर से एक बार देखिएगा, वीडियो को देखिएगा और नोट्स को देखिएगा, ये कीवर्ड्स को हाईलाइट किया गया, इनको अच्छे से देखिएगा, आपका पूरा आंसर इजीली रट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन, स्पेसिफिक वेरियस एनालिसिस व्हिच माइट हैव कैरीड आउट यू टू अराइव योर रिजल्ट।
सर मुझे रिजल्ट तक पहुंचना है और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से एनालिसिस लगाने चाहिए, यानी कि क्या परफॉर्म करना चाहिए जिससे मैं रिजल्ट पे पहुंचूं। यानी कि क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म द एनालिसिस। और परफॉर्म द एनालिसिस अभी जस्ट पिछली वीडियो में मैंने जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने अच्छे से बताया था आपको ना, परफॉर्म एनालिसिस की 5 स्टेप, बिल्कुल सेम यही स्टेप आपको कॉपी करने हैं और यही स्टेप आपके यहाँ पे लिख दिए जाएंगे और ये आपका पूरा आंसर हो गया है। यानी कि देखा पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था 2 पॉइंट ऐसे जिनके एक अलग से क्वेश्चन बनेंगे और अगला क्वेश्चन ये आपको दिख गया। ये तो मैंने क्या किया, अरेंज इसी टाइप से किया कि एक क्वेश्चन आपने याद किया, आगे के 2 क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो गए, रट गए हैं अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड देख लीजिएगा, कैसे हमें पता चलेगा इसमें परफॉर्म एनालिसिस लिखना है और इसके पॉइंट्स आपको कैसे याद किए थे, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग, परफॉर्मिंग, यूटिलाइजिंग, एस्टिमेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन से ब्रॉड एरियाज हैं रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय और इनकॉर्पोरेट क्या क्या करेंगे रिपोर्ट में। यानी कि ये फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का आंसर हो गया। और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराई थी, बिल्कुल वही क्या कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही फाइनल स्टेप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और क्लाइंट क्या क्या एक्सपेक्ट करता है रिपोर्ट में, सब वही आंसर है ना। देखिए आप जो मैंने रिपोर्टिंग में लिखाया था, तो आपका एक क्वेश्चन और इसी से कवर हो गया ना कि कैसे कैसे हमको क्या क्या लाना पड़ता है रिपोर्ट में, क्या क्या चीजें लानी पड़ती हैं, क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट कैसे करना पड़ता है। और इस चीज का आंसर बिल्कुल हमने जो पहले रटा था उसी बेसिस पे पूरा हम लिख देंगे। कुछ पॉइंट्स और ऐड करेंगे, जैसे ये कि रिपोर्ट में हम इंक्लूड करेंगे शेड्यूल्स क्या रहते हैं, ग्राफिक्स क्या रहते हैं, जो कि सपोर्ट कर सकें किसे, अपनी फाइंडिंग्स को। एंड एक पॉइंट और लिखेंगे कि वही फॉरेंसिक ऑडिटर की एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। बाकी आपको एक बार देखिएगा, स्लाइड देखिएगा अच्छे से, पीडीएफ को देखिएगा, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक क्या होती है। देखिए डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक, अब देखिए पहले क्या होता था, जैसे चोरी होती थी और कहते हैं ना कि सबूत छोड़ जाते हैं, चोर क्या करते हैं, अपने सबूत छोड़ जाते हैं, उनके पैरों के निशान बच जाते हैं, यानी कि सबूत। अब ये तो हुआ था कब, जब फिजिकली चोरी हो रही हो, आपके घर में कोई घुस गया हो और चोरी कर ली हो किसी ने, तो हमारा वो सबूत बच जाएगा, उनके पैरों के निशान होंगे, ये होगा वो होगा और पकड़ जाएगा। लेकिन अब कौन सी चोरी होने लगी, डिजिटल चोरी होने लगी, यानी कि पता ही नहीं चलता, चोरी हो जाती है। तो हम कौन सी डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक लगाएं जिससे हम इसको पकड़ सकें। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, हर ट्रांजैक्शन अपने साथ में एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं। जैसे चोर अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाते थे, ऐसी हर ट्रांजैक्शन भी एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जाता है। क्या, एवरी ट्रांजैक्शन लीव अ डिजिटल फुटप्रिंट इन टुडेज कंप्यूटर ड्राइवन सोसाइटी। अब ये पता कैसे चलेगा कि क्या फुटप्रिंट है उसका, क्या उसने छोड़ा, उसके लिए हम स्क्रूटनी करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज स्क्रूटनी करेंगे। और किसकी क्लोज स्क्रूटनी करेंगे, उसके रेलिवेंट ईमेल्स की, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, फोन लॉग्स की ऑफ द टारगेट कंपनी। तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ, जो डिजिटली चोरी हुई है तो उसमें वो क्या छोड़ के जा रहा है, वो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ के जा रहा है इन टुडेज कंप्यूटर ड्राइवन सोसाइटी। और ये हम पकड़ेंगे कैसे, हम क्लोज स्क्रूटनी करेंगे ईमेल्स की, फोन लॉग्स की, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इसने फुटप्रिंट है, ये छोड़ के गया, ये इसने यहाँ पे ये पकड़ा जाएगा। फिर अब क्या हुआ सुनिए, जब भी हम किसी की मेल चेक करेंगे तो हमको प्राइवेसी का ध्यान देना पड़ेगा। और प्राइवेसी के ध्यान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हमको एक एप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी किसी भी मेल को चेक करने से पहले। यानी कि बिफोर टेकिंग स्टेप्स सच एज ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम ईमेल, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, ईमेल चेक कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी जिससे उसकी प्राइवेसी को इफेक्ट ना हो। बात समझ गए। तो सबसे पहले हमने बोला डिजिटल फुटप्रिंट को पकड़ेंगे कैसे, ईमेल वगैरह चेक करेंगे, बट ईमेल चेक करने से पहले हमें एक लीगल एडवाइस ले लेनी चाहिए जिससे उसकी प्राइवेसी पे इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, तो सर हम कैसे पकड़ें इनको, क्या चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया तो कुछ इनके सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं जिससे ये सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ भाई इसको हम इन्वेस्टिगेशन में यूज कर सकते हैं। यानी कि सपोर्ट फ्रॉम ट्रेंड डिजिटल इन्वेस्टिगेटर एंड मैनी ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स, मतलब बहुत सारे फॉरेंसिक टूल्स आ गए जिसकी वजह से हम इनको पकड़ सकते हैं। और फॉरेंसिक टूल कैसे, जैसे फ्री लीगल टूल्स हो गए, पीसी सिस्टम टूल्स हो गए, डिलीटेड फाइल, लाइव एनालिसिस, MD5 ट्रैकिंग लॉग फाइल्स। यानी कि ये कुछ टूल्स हैं जिनमें से आप 2 से 3 टूल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये क्या हो गया, ये हमारे सपोर्ट करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट को पकड़ने में, यानी कि फ्रॉड को पकड़ने में। तो देखा डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक क्या होती है वो हमने पूरा आपको अच्छे से रटा दिया है कि डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक हमें कैसे याद रहेगी, डिजिटली चोरी से। और डिजिटली चोरी होने पर हमें सबसे पहले क्या मिलता है, एक डिजिटल फुटप्रिंट मिलता है। डिजिटल फुटप्रिंट मिलता है, ये कैसे मिलता है, क्लोज स्क्रूटनी करने से, किसकी, ईमेल की। बट ईमेल चेक करने से पहले सर एक चीज कर लीजिए, क्या, लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, नहीं तो उसकी प्राइवेसी इफेक्ट ना कर जाए। और साथ में कुछ ओपन सोर्सेज जो टूल्स हैं उनकी हेल्प ले लीजिएगा, जैसे फ्री लीगल टूल, पीसी सिस्टम टूल, डिलीटेड फाइल एंड लाइव एनालिसिस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर हिडन पैटर्न ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी हिडन पैटर्न और टेक्निक, ये वर्ड जैसे हमें याद देखेंगे वैसे हम कहाँ जाएंगे, डेटा माइनिंग टेक्निक। और डेटा माइनिंग टेक्निक क्या होता है, ये एक असिस्टेड टेक्निक होती है, असिस्ट करता है। और क्या असिस्ट करता है, ये माइन करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। जब डेटा बहुत लार्ज हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम आ जाता है, तो उसको क्या करता है, ये माइन करता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, डेटा माइनिंग टेक्निक असिस्टेड टेक्निक होती है, और ये डिजाइन क्यों हुई है, ऑटोमेटिकली माइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जो कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ऑटोमेटिकली माइन कर सकें। उसके बाद इसके कुछ तीन, क्या हमें थ्री वेज कैटेगराइज किया गया, 3 वेज में इसको रटना पड़ेगा। ये देख लीजिए क्या क्या, पहला वे क्या है, डिस्कवरी, सेकंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड डेविएशन, एंड थर्ड लिंक एनालिसिस। तो इन 3 पॉइंट्स को हमें अच्छे से रटना पड़ेगा। उसके बाद ये डिस्कवर करता है अनयूजुअल नॉलेज को और पैटर्न्स को, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, उसके बावजूद भी ये काम कर लेता है। यानी कि ये डिस्कवर करता है अनयूजुअल नॉलेज और पैटर्न को विदाउट अ प्री डिफाइंड आइडिया, यानी कि कोई भी प्रायर नॉलेज होने के बावजूद भी ये काम कर लेता है। ओके तो डेटा माइनिंग टेक्निक कब यूज होती है, जब कोई हिडन पैटर्न होता है, कुछ पता ही नहीं है, हिडन है, उसको पकड़ने के लिए हम ये टेक्निक लगाते हैं। और ये टेक्निक कैसे याद होती है, डेटा माइनिंग टेक्निक से। और डेटा माइनिंग टेक्निक कैसे याद रहेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करता, माइन करता लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। और ये होता क्या, ये एक असिस्टेड टेक्निक है। ओके तो ये भी पॉइंट याद हो गया। यानी अभी तक हम 2 टेक्निक देख चुके हैं। सबसे पहले हमने कौन सी टेक्निक देखी थी, इससे पहले डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक, एंड सेकंड टेक्निक हमने कौन सी देखी है, अपनी डेटा माइनिंग टेक्निक। ये दोनों टेक्निक आगे वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगी। कैसे सर, दिखाइए। थर्ड क्वेश्चन, सभी टेक्निक्स जो भी फॉरेंसिक ऑडिटर में आपने पढ़ी हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए, उनको बताइए। सबसे पहली टेक्निक है स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक। और जब भी मैथ याद आता है तो 2 चीजें आती हैं याद, क्या, रेशियोज एंड ट्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। और ट्रेंड एनालिसिस में पता क्या देखेंगे, भरी गर्मी में बर्फ गिरना। सर ये क्या बोल रहे हैं, ये वर्ड है, देखिए, स्नोई डे इन द मिडिल ऑफ समर। तो फिर क्या होगा, अगर देखिए अगर भरी गर्मी में बर्फ गिरने लगे तो आपको क्या वो शक होगा, अरे यहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो देखने चलते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि अगर हमको ये थोड़ा अंदाजा लग रहा है, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि क्या इंडिकेट कर रही हैं, स्नोई डे इन द मिडिल ऑफ द समर, तो ये क्या होगी, ये वर्दी इन्वेस्टिगेशन होगी। यानी इसे तो इन्वेस्टिगेट करो ही करो, यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे। और ट्रेंड के टाइम क्या देखेंगे कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो सेल्स हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं ये तो एनालॉग नहीं कर रहा है, यानी ये तो नहीं दर्शा रहा है क्या, स्नोई डे इन अ मिडिल ऑफ समर, भरी गर्मी में बर्फ का गिरना। अगर ऐसा है तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी ही करनी पड़ेगी। सेकंड, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में हम क्या इंडिकेट करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, क्या इंडिकेट करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। इसमें हम रेशियोज निकालेंगे, उससे हमें एक फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा लग जाएगा। ओके सेकंड, डिजिटल टेक्निक। और ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ा था ना, डिजिटल टेक्निक। देखिए डिजिटल टेक्निक, तो मैंने क्या बोला था, ये जो भी हमने 2 टेक्निक पढ़ी, आगे हेल्प करने वाली है। जब पूरा क्वेश्चन सारी टेक्निक्स का आएगा तो उसमें हम ये टेक्निक भी यूज करेंगे। तो डिजिटल टेक्निक। थर्ड, डेटा माइनिंग टेक्निक। और डेटा माइनिंग टेक्निक में भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए डेटा माइनिंग टेक्निक। तो क्या हुआ, हमने 2 टेक्निक पढ़ी, इससे मेरा तीसरा का आधा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब 2-3 पॉइंट और रह जाएंगे, उनको हम अच्छे से रट लेंगे। कैसा सर, कैट। और कैट को हमने पहले भी पढ़ा, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में भी। मैं बता रहा हूं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट चैप्टर की भी लिंक मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, जाइए उसको भी अच्छे से रटिए। कीवर्ड्स को रटना और कुछ वर्ड्स को रटना, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। बाकी फ्रेमिंग तो क्वेश्चन की इस टाइप से ही करनी है, इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सर कैट क्या होता है, कैट कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं, हम टेक्निक्स को, ऑडिट टेक्निक्स को हम ऑडिट प्रोसीजर्स में यूज करना, उसको हम कैट कहते हैं। सर क्या कह रहे हैं आप, कि जो भी हमारी क्या रहती है, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर यूज करता है पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू प्रोसीड डेटा ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंस। यानी कि जो भी टेक्निक्स होती हैं ऑडिट की, उनको हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ऑडिट में यूज कर रहे हैं। इसको हम कंप्यूटर असिस्टिक ऑडिट टेक्निक कहते हैं। एंड लास्ट, कंप्यूटर कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। देख लियो, ठीक है। एंड लास्ट, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। और कॉमन सॉफ्टवेयर टूल कौन से हुए अपने, वही एक्सेल जो हम लोग चलाते हैं, स्प्रेडशीट, RDBMS, ठीक है, रिपोर्टर राइटर, क्रिस्टल रिपोर्टर, ये सब होती हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट अवेलेबल होते हैं और लोअर कॉस्ट पे होते हैं। ये क्या होते हैं, ये इंस्टेंट अवेलेबल होते हैं और लोअर कॉस्ट पे होते हैं। तो अगर हमारे टेक्निक्स का क्वेश्चन आए कि फॉरेंसिक ऑडिट में टेक्निक कौन कौन सी यूज होने वाली है, तो ये होने वाली है स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक, डिजिटल टेक्निक, डेटा माइनिंग टेक्निक, कैट्स एंड कंपनी कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। क्या, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल। तो इसमें से 2 पॉइंट्स हम पहले ही कवर कर चुके थे, उनके एक सेपरेट आंसर में वहां पे रटिएगा, फिर यहां पे रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 12, फॉरेंसिक क्या है और फॉरेंसिक ऑडिटर की नीड क्यों है। अभी सर हम इतनी देर पढ़ के आ रहे फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट है क्या फॉरेंसिक, ये तो बता दो। तो सुनिए, फॉरेंसिक जो वर्ड है ना, ये आया है हमारा एक लैटिन वर्ड फॉरेंसिस से, जिसका मतलब होता ऑन और बिफोर द फोरम।
सर फिर से बोलिए। फॉरेंसिक जो है वो आया है लैटिन वर्ड से, जो फॉरेंसिक है ये आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, ऑन और बिफोर दी फोरम, ऑन और बिफोर दी फोरम। ठीक है, ये करता क्या है, ये रुआ करता है। सर ये रुआ क्या है, ये रिलेटिंग टू, यू से यूज्ड इन एंड ऐसे एप्रोप्रिएट है किसके लिए, कोर्ट ऑफ लॉ के लिए। देखो भाई फॉरेंसिक ऑडिट में ये रिलेटेड रहता है कि भाई हमने जब फॉरेंसिक ऑडिट कर लिया तो हम क्या कोर्ट में ले जा सकते हैं, इसके साथ एक हेल्दी पब्लिक डिस्कशन कर सकते हैं और इसके बेसिस पे ही हम आर्ग्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया फॉरेंसिक कहां से आया, एक लैटिन वर्ड फॉरेंसिस से, जिसका मतलब होता है ऑन और बिफोर द फोरम। मैं खड़े होकर बोल सकता हूं इसके बेसिस पे कि नहीं भाई यहाँ फ्रॉड हुआ है, यानी कि ये रिलेटिंग रहता है, साथ में यूज्ड होता है और एप्रोप्रिएट भी रहता है किसके लिए, कोर्ट ऑफ लॉ, पब्लिक डिस्कशन और आर्ग्यूमेंटेशन के लिए। तो सर कौन कौन से एरिया फॉरेंसिक ऑडिट में, तो सबसे पहले फ्रॉड डिटेक्शन, और फ्रॉड सबसे ज्यादा आजकल कहां हो रहे हैं, देखा रहा है जीएसटी में। तो हम फ्रॉड डिटेक्शन कहां से याद रखेंगे, जीएसटी से, और जीएसटी यानी कि आईडीटी से। तो आई से अपना क्या आएगा, इन्वेस्टिगेटिंग, क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, फाइनेंशियल एविडेंसेस को। डी से क्या आएगा, डिटेक्टिंग किसे, फाइनेंशियल फ्रॉड को। और अपना टी से क्या आएगा, ट्रेसिंग किसे, मिस एप्रोप्रिएट ऑफ फंड्स को। सेकंड फ्रॉड प्रिवेंट, अब एक बार डिटेक्ट कर लिया फ्रॉड, फिर हम इसे प्रिवेंट करेंगे, और कैसे करेंगे, इंटरनल कंट्रोल की हेल्प से फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल यानी कि हम रिव्यू करेंगे इंटरनल कंट्रोल को, और साथ में हम डेवलप करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे उस इंटरनल कंट्रोल को जिससे हम फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, कंप्यूटर फॉरेंसिक, यानी कि वही हम रिकवर करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे किसे, फाइनेंशियल एविडेंस को। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, यानी कि हम देखेंगे जो एविडेंस आए हैं वो एक्सपर्ट्स के तहत में, यानी कि हम उसको एक्सपर्ट्स के पास भेजेंगे और देखेंगे क्या वो ठीक है या नहीं है। तो ये आपका आया फॉरेंसिक का, पहले अपने फॉरेंसिक की डेफिनेशन आई कि फॉरेंसिक होता क्या है और फॉरेंसिक हम क्यों यूज करते हैं, उस चीज के पॉइंट्स आए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंड फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक के लिए, एंड लास्ट एक्सपर्ट टेस्टिमोनी के लिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और देखिए, और पूरा फॉरेंसिक ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे खत्म होता हुआ। सर ये देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम मीट करते हैं क्लाइंट से और क्लाइंट हमें फॉरेंसिक ऑडिट देता है। तो जब हमें क्लाइंट फॉरेंसिक ऑडिट देता है तो वो ये देखेगा ना कि इसके पास कोई नेसेसरी स्किल है कि नहीं, ये एक्सपर्ट है कि नहीं, तो इस चीज को, इसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं। तो इस चीज का क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए, What point should be kept in mind by the management while appointing a forensic auditor? यानी कि जब फॉरेंसिक ऑडिटर किसी को अपॉइंट करता है तो क्या क्या चीजें वो अपने दिमाग में रखता है, क्या क्या चीजें दिमाग में रखता है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, और सेकंड स्किल क्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, कैसे रटेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स रटने का तरीका, OOCCCSS, अरे सर क्या बोल गए आप, फिर से सुनिए, OOCCCSS, यानी कि 2 बार O 3 बार C एंड 2 बार S। अगर ये याद हो गया तो पूरा आंसर याद हो गया। सर कैसे, O से ऑब्जेक्टिविटी क्या है, क्रेडिबिलिटी कितनी है आप में। नेक्स्ट O से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि कुछ अच्छा, कुछ अलग, दूसरों से अलग सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं। सी से क्रिएटिव है कि नहीं, सी से कॉन्फिडेंस है कि नहीं, सी से क्यूरियोसिटी है कि नहीं, एस से स्केप्टिज्म है कि नहीं, एंड एस से साउंड प्रोफेशनल एंड जजमेंट। तो कैसे याद हुआ, OOCCCSS, और ओ से सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, नेक्स्ट ओ से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, फिर सी से क्या है आपका क्रिएटिविटी, सी से कॉन्फिडेंस, सी से क्यूरियोसिटी, नेक्स्ट एस से स्केप्टिज्म एंड साउंड ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, अब स्किल क्या क्या होनी चाहिए। अब सर फॉरेंसिक ऑडिटर जो है वो किसी ना किसी कंपनी में जाएगा, तो उसको किसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सबसे पहले ऑडिटिंग की, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब ऑडिटिंग की हो जाएगी फिर साथ में उसको किसकी होनी चाहिए, ऑडिट किसका करेंगे, अकाउंट्स का, यानी कि अकाउंट्स एंड बिजनेस रिपोर्टिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सारे काम होते कहाँ पे, कंप्यूटर में, यानी कि IT डेटा एंड एनालिटिक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या ये क्रिमिनोलॉजी है या इन्वेस्टिगेशन, या तो इससे कोई क्राइम तो नहीं हुआ है, तो हम क्या देखेंगे, क्रिमिनोलॉजी एंड लीगल फ्रेमवर्क। लास्ट में फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपने एविडेंस को गैदर करेंगे, एंड लास्ट में नेटवर्क प्रोफेशनल कांटेक्ट, यानी कि अगर हमारा कोई प्रोफेशनल्स की हेल्प लगेगी तो हम उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसे याद रहेंगी, OOCCCSS से, एंड अपनी जो स्किल्स है वो कैसे याद रहेंगी, वो याद रहेंगी अपनी जो स्किल्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, रटा भी दिया है अच्छे से, एक एक क्वेश्चन कवर करा दिया है। इस स्लाइड को मैं अपने, इस PDF को जो भी है मैं अपने उस पे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप जाइए इसको अच्छे से रटिए। लास्ट टाइम रह गया है, इस समय कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप में भी। जो डिसाइड किया था, जिसका फॉर्म भर दिया था, मैं तो ये बोलूंगा जैसा फॉर्म फिल कर दिया था आपने वही कीजिए। चाहे आपको नहीं आता कोई नहीं, एक सब्जेक्ट उठाइए, मत उठाइए सारे सब्जेक्ट,
लेकिन करिए वही जो सोचा था। इस समय चेंज होना, कंटेंट चेंज करना, टीचरों को चेंज करना, ये सब मत करना। चुपचाप से जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे वही पढ़ना। ये जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ इसका डिस्क्लेमर मैं फिर से देना चाहूंगा, अपनी स्टडी कर चुके हैं, प्रॉपर क्लासेस ले चुके हैं। ये बस रटाने का पर्पज है कि आपको अच्छे से रटा दिया जाए, क्योंकि जब तक रटेंगे नहीं पास हो पाएंगे नहीं। ऑडिट की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि क्या कि बच्चे क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे हैं कि लिखना क्या है इसमें, कंटेंट पूरा रट के जा रहे पर आंसर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कौन सा आंसर किस क्वेश्चन में लिखना है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ड्राफ्ट कर देता हूं, जिससे आपको आसानी रहे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड था, अरे हाँ इस कीवर्ड से मुझे याद आना चाहिए, ये आंसर लिखना है। लास्ट टाइम है, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय लेके पढ़िए। 1 घंटा दिन में अपने आप को जरूर दीजिए, चाहे फिर आप इसमें घर वालों से बात कीजिए, दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है वो कीजिए। आपको स्टैंड अप देखने में अच्छा लगता है वो कीजिए। बस कुछ नई हैबिट्स इस समय मत लाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बस क्रैक करिएगा, जल्दी सीए बनिए और सीए बनने के बाद मस्त लाइफ है, ये याद रखिएगा। थैंक यू।